हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्लास 6, 7, 8 ये 3 क्लासेस की हमने कंप्लीट की है ज्योग्राफी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरा एक ही कोशिश क्या है ना कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है ना मैं उसी को आगे करूँ। तो इसी के तहत मैं आज आपको क्लास 9 का ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी में ख़त्म कर दूँ चीज़ों को, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो इसे 2 भाग में करेंगे। पहली भाग में हम लोग 3 चैप्टर तक करेंगे और फिर उसके बाद 3 चैप्टर तक, तो 2 पार्ट्स में हमारा 9th का ख़त्म हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली ये है कि आपको पता है कि बीपीएससी ट्री 1 में बहुत से क्वेश्चन केवल और केवल न्यूज़पेपर से ही आ रहे हैं। जैसे अगर आपके 10 क्वेश्चन वो आते हैं तो आप मान के चलो 8 क्वेश्चन ना वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से रहते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम से कम 6 महीने कम से कम, या कम से कम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मई से लेकर फरवरी तक, है ना, मई से लेकर फरवरी तक जितने भी न्यूज़पेपर में कटिंग्स आए ना उनके मैं करेंट अफेयर करवाऊँ। तो इसी के तहत मैं दिसंबर का न्यूज़पेपर का कटिंग का जो करेंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें मैं बिहार स्पेशल के साथ करवाऊँगा। ये जो करेंट अफेयर्स होगी तो इसमें ना नेशनल होगी, इंटरनेशनल होगी, एक सेकेंड, ठीक है। उसके अलावा बिहार बिहार स्पेशल होगी, स्पोर्ट्स होगी, कल्चर होगी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना एग्ज़ाम के लिए वो सारी चीज़ें मंथ वाइज करते जाएंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सही होंगे, क्योंकि मेरा इसमें अनुभव है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को हल कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ, मैं जो मैंने नोट्स बना ली है दिसंबर वाली, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये हमारा जो है वो दिसंबर का करेंट अफेयर्स का है और मैंने इसे टाइप किया है, ठीक है ना, ये किसी का कुछ है नहीं, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं उसी को टाइप किया है। तो इसमें सब नहीं पढ़ने, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करूँगा क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाई है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं इसमें करवाऊँगा, जितने इम्पोर्टेंट है। एक महीने के कम से कम 200 से 250 तो करेंट अफेयर रहते ही हैं। तो आपके इसमें बिहार स्पेशल के साथ कंप्लीट होगा। ये पहली अनाउंसमेंट है। दूसरी अनाउंसमेंट क्या है, तो दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि मैं इसमें आपको ट्री 1 एंड ट्री 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो कहाँ से एक्चुअली आए हैं, वो क्वेश्चंस आखिर आ कहाँ से रहे हैं, उसके क्या सोर्स हैं, उसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है, कहाँ से चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगा, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, है ना, इस पे जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो इस पे मैं दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ और ये जैसे जैसे कंप्लीट होगी वैसे वैसे चीज़ें आपको मिलेगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं फरवरी एंड तक, है ना, हर हाल में कंप्लीट सिलेबस करवा दूँ। बस आपका काम क्या है, इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेना, रट लेना। अब वो कैसे रटोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके कई टेक्निक्स हैं। एक सादा पेज लेते हैं। पहली क्या है ना कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने वीडियो को देख ली, ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली देखो, आप जुड़ना ना, तो जुड़ने के बाद आप अपनी डिटेल्स बता देना। जैसे आप अपना नाम बता देना, आपकी वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। तो ये 2-4 चीज़ें आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर पाऊँगा। तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि सारी चीज़ें मुझे टाइम नहीं मिल पाती तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो उसको भी मैं वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो बोलकर कुछ भी करके मैं अवेलेबल करवा दूँगा कि आपकी नीड्स पूरा हो जाए, आपकी ज़रूरत पूरा हो जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल पे। सो जैसे आप अपना चैनल सर्च करोगे सेल्फ एजुकेशन ग्रुप, है ना। कुछ चीज़ें बाहर की आवाज़ें आ रही है तो उसे आप इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि हम उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सेल्फ एजुकेशन ग्रुप आपने खोला तो आप अपने चैनल पे जाओगे। चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ ये डिस्क्रिप्शन में जाना और यहाँ पे जो लिंक है, ठीक है, ये वाली लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करना ब्लू वाले पे, और वो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप चैनल पे चले जाओगे। तो वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको मैसेज करूँगा कुछ डिटेल्स भेजने के लिए जो मैंने बताया है। तो वो मैं मैसेज आपको कर लूँगा या आप डायरेक्टली भेज देना बिना मैसेज किए हुए। आप अपना नाम बता देना, वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप बता देना। और पॉसिबल हो तो आप आधार कार्ड का एक फ़ोटो भेज देना, इसलिए भेज देना ना कि मुझे लगे कि मैं जेन्युइन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। नहीं तो होता क्या है ना कोचिंग्स मार्केट में कि वो आपके प्रोफाइल्स ले लेते हैं, आपके मटेरियल्स ले लेते हैं और वो गलत यूजेज करने लगते हैं। वो किसी से बेच देते हैं, किसी बच्चों को कहते हैं कि आप पैसे दीजिए मैं एनसीईआरटी का नोट्स देता हूँ। तो इससे गलत यूज होता है किसी का मार्केट में। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी चीज़ों को गलत इस्तेमाल करे। हम फ्री रखना चाहते हैं ना। जिस तरीके से मुझे कोई दिक्कतें आई थी वो आपको ना आए, मुझे पैसे खर्च करने पड़े, बहुत खर्च करने पड़े, तो वो आपको ना करना पड़े। तो इसलिए मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि आप आधार भेजो। अभी 30-40 लोग हैं, उन सब ने अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो भेजी है। इसलिए मैंने मंगवाई कि मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं जेन्युइन लोगों के लिए। अब बिल्कुल बेफिक्र रहना कि किसी तरीके की गलत यूज होगी, इसलिए कि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो एक डर रहता है। लेकिन आप डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं वैसा कुछ करने वाला ही नहीं कि नहीं मैं आपका आधार कार्ड को कुछ भी नहीं यार। वो बस मुझे जेन्युइनी के लिए चाहिए कि चलो ये जेन्युइन पर्सन है और ये जुड़ा है तो मैं इसे कुछ मटेरियल्स दे रहा हूँ तो इसका सही इस्तेमाल करेगा, इसका गलत नहीं करेगा। तो हम इसमें टाइम नहीं गुजारते हैं और सीधे हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सो ये हमारे पास ना 6 चैप्टर है पूरे 9th क्लास में। तो इस 6 चैप्टर में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा पढ़ेंगे। छठा जनसंख्या वाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितनी हमने जनसंख्या वाला पहले पढ़ी है ना वो काफ़ी है कि कहाँ क्या है नहीं है। उसके अलावा एक जनसंख्या का हम लोग सेपरेट पढ़ लेंगे, भारत की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस जनसंख्या वाले चैप्टर में ना उतना इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं नहीं। और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम इसमें टाइम बर्बाद करेंगे नहीं। अभी दोनों ट्री 1 एंड ट्री 2 में ओनली एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी बहुत ही भयानक वाला फैक्ट पूछा है। तो और इस चैप्टर में फैक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं चीज़ों को। सो पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो आपको स्पष्ट हो रहा है टॉपिक से कि भारत है, भारत मतलब हमारा प्यारा सा देश। इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे और इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इसका क्या आकार है, क्या क्षेत्रफल है, विश्व में कितना क्षेत्रफल है ना, कौन से दिशा में स्थित है, कौन कौन से कर्क रेखा पे है, मकर रेखा पे है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और जो एनसीईआरटी में दी हुई है वही चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा जब अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी तो हम अलग एक वीडियो के थ्रू जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है ना। मतलब कि भारत का अक्षांशीय रेखा कितना है, 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर, है ना, नॉर्थ। तो ये अक्षांशीय हमें पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है देशांतर रेखा का। तो देशांतरीय कितना हमारे पास बिंदु है भारत का, 68.7 से पूर्व से 97.25। तो पूछेगा कि बताइए भारत का देशांतर रेखा कितना है, तो 68, 7, 97 डिग्री 25 पूर्व, है ना, ईस्ट। ये याद रखिएगा, ये ईस्ट और यहाँ पे नॉर्थ यानी उत्तर,
यही एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दे देगा। तो आपको याद रखना है इसमें उत्तर और इसमें पूरब, ठीक है, ये दो बिंदु आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 पर उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि बताइए भारत को कितने डिग्री कर्क रेखा पे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है? तो 23 डिग्री 30 पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। सो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये देखो आप, नॉर्थ से लेके यहाँ पे साउथ तक, ठीक है। ये पहले मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ईस्ट यानी पूरब और ये वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। सॉरी मिट गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमने अभी पढ़ा ना कि भारत की ये अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांशीय है यानी अक्ष है, सीधा है, कितना 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4, और ये कौन सा दिशा है? उत्तरी दिशा है ना। और ये हमारा क्या है? देशांतर रेखा। ये कितना है? मैंने अभी बताया था 68 डिग्री 7 से लेकर 96 डिग्री 25, और ये क्या है? देशांतर रेखा। दो चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। तो ये देखो भारत के पूर्व में कौन खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। और ये पूर्व ना कह के एग्जाम में दे देगा ये वाला, ये दोनों भाग। तो ये कौन भाग पड़ेगा? पूर्व दक्षिण यानी ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ में कौन सा खाड़ी पड़ता है भारत के? एग्जाम में पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी। दूसरा पूछेगा, बताइए अंडमान निकोबार भारत की कौन दिशा में स्थित है? तो ईस्ट से लेके साउथ यानी पूरब दक्षिण, ठीक है। पूर्वी दक्षिणी स्थिति में भारत के कौन सा द्वीप समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पूरब और दक्षिण के दिशा में कौन सी महासागर है या कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ में आ गया। अगला देखिए, अभी दूसरा पॉइंट हमने देखा लक्षद्वीप। तो यहाँ पे प्यारा सा लक्षद्वीप है। और अभी हमने पढ़ा अरब के सागर में, तो यहाँ पे अरब के सागर है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए लक्षद्वीप किस सागर में है? तो अरब के सागर में है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आएगा कि बताइए लक्षद्वीप भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये वाला दिशा में, वेस्ट साउथ यानी पश्चिम दक्षिण में। भारत के पश्चिम दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए भारत के पश्चिम दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। ये यहाँ तक बिंदु सबको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, ये है भारत की क्षेत्रफल, है ना, कितना? 2933 किलोमीटर। अब कितना प्रतिशत है? तो विश्व का 2.42%। तो वो हम लोग जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसके हिसाब से लिखते जाते हैं। ये मैंने अभी मैप पे बताया, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बिंदु पहले वहाँ देखते फिर मैप पे देखेंगे। इससे आपको ये ना लगे कि हम लोग कुछ जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ पे एक बिंदु है कि भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, ठीक है। तो ये इंदिरा बिंदु कहाँ पड़ता है? तो वही जो अभी हमने अंडमान निकोबार क्षेत्र देखा ना, उसी में क्षेत्र के आसपास एक बिंदु है, वहाँ पे इंदिरा बिंदु है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा बिंदु। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि ये बताइए भारत का वह कौन सा दक्षिणतम भाग है जो 2004 में सुनामी के लहरों के कारण जलमग्न हो गया था? तो इंदिरा बिंदु। ये दो तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख किलोमीटर। सॉरी मैंने उसमें 2500 कुछ बता दिया था, वो उसका आकार के बारे में मैंने बोला था, वो मुझसे गलती से बोला गया था, आई एम सॉरी।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। तो पहला प्रश्न आएगा कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और दूसरा पूछेगा भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि है? तो 2.4%। अगला प्रश्न, विश्व का भारत कैमा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, ठीक। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किलोमीटर है। तो यहाँ इस प्रश्न में दो तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्या है कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा, तो स्थलीय मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे स्थल हो, जहाँ पे समुद्र न लगा हो। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पूरा है भारत का नक्शा, तो ये जो है ये आपका स्थलीय है ना, ये स्थलीय है। तो इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, इस क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो इसका उसने दिया हुआ है जो किलोमीटर दिया हुआ है वो। और एक है भारत का द्वीप समूह के साथ, मतलब ये कुल पूछेगा दो तरीके से। पहला पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है भारत का, तो वो 15,200 किलोमीटर। लेकिन पूछेगा कि भारत का सीमा कितना है, ठीक है, वहाँ पे स्थल अगर हटा दिया तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आप एग्जाम में इस दो बिंदु को याद रखिएगा। देखिएगा कि उसमें स्थलीय सीमा पूछ रहा है या भारत की सीमा पूछ रहा है, दो तरीके से प्रश्न आएंगे। तो भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन भारत का सीमा या भारत का समुद्रीय तट के साथ सीमा कितना है? 7516 किलोमीटर। तो ये दो तरीके से आप प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला दिया हुआ है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा में नवीनतम पर्वत वलीद पर्वत है, ठीक है। मैं इसको मैप पे बता देता हूँ। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा है। कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ये बोला ना कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो आपको पता है कि हिमालयन का ये सब जो रेंज है, ये सब हिमालय का जो रेंज है, तो इसी के बारे में कहा गया है कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर पश्चिम में और भारत के उत्तर पूर्व में। तो हमने पढ़ा ये उत्तर है और नीचे में भारत को मान लो, मैं छोटा कर देता हूँ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये वाला, ये अगर नेपाल का यहाँ तक भी क्षेत्र आएगा हिमालय का, है ना, यहाँ तक भी आता है, ये यहाँ इधर भी आता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया यानी उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम और ये नॉर्थ। तो तीन दिशा से है ना भारत का उत्तर। तो ये तीनों क्षेत्र में तीन तरीके से क्वेश्चन आएगा। बताया, पूछेगा एग्जाम में कि बताइए भारत का वलीद पर्वत का क्षेत्र कहाँ तक है, तो वो दे देगा उत्तर, दे देगा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपको अगर पता रहेगा तीनों ऑप्शन तब आप एक से अधिक मारोगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आप सिर्फ उत्तर मार के चले आओगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला पूछेगा प्रश्न क्या कि जैसे यही वाला मैं बता देता हूँ कि बताइए भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर कितना डिग्री संकरा है, तो 22 डिग्री संकरा है, ठीक है। या ऐसे पूछेगा कि दक्षिण का ये जो है हिमालय के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ये कितना डिग्री चौड़ा है ना, ये कितना डिग्री संकरा है, तो 22 डिग्री। ये बेसिकली पूछना नहीं चाहिए बट मैं इसलिए बता दूँ कि हो सकता है एग्जाम में पूछे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि 82 डिग्री 30 को पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। तो एग्जाम में क्या आएगा कि बताइए भारत का मानक यमोत्तर कितना डिग्री को माना गया है, तो 82 डिग्री पूर्व, फिर यहाँ पे पूर्व है, याद रखिएगा ईस्ट, वहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दे देगा, इसलिए पूर्व। और पूर्व में भी कौन, देशांतर रेखा है ना, नॉट अक्षांश रेखा। तो भारत का मानक यमोत्तर कितना डिग्री है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है।
ठीक है, कौन गुजरती है? तो भारत का यमोत्तर रेखा। भारत की यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर कब पड़ती है? तो दिन और रात की अवधि पर पड़ती है। ये ऐसे पूछेगा कि एक सेकेंड, कि अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर किस दिशा की ओर पड़ती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दो तरीके से प्रश्न पूछेगा और दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के दिशा में है। ठीक है ना, पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, मैं इसको मैप पे दिखाता हूँ आपको। तो ये जैसे वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप है, तो ये देखो ये पूरा जो है ये पूरा एशिया का क्षेत्र है ना, ये सॉरी ये पूरा जो है ये एशिया का क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपको पता है कि 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से निकाल दे, ऐसे ये उत्तर प्रदेश वाला आ जाएगा, तो ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण, ये ईस्ट यानी पूर्व, ये वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, तो अभी हमने पढ़ा कि भारत किधर है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में। ठीक है ना, तो सिर्फ हम ये पूरा को मैप को ना मान के हम सिर्फ यहीं से मानते, इसे नॉर्थ, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट। तो अब आप देखो ये इधर पूरब है और ये इधर पश्चिम है, और यहाँ भारत प्यारा कहाँ पे है? मध्य में है ना, मध्य में है। तो इसलिए क्या कहेगा कि एशिया के पश्चिम और पूरब के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ये मैप है ना, तो आप इसे ऐसे बनाए थे ना अभी, तो ये आपने बनाया इसे नॉर्थ, इसे साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट। तो आप देखो भारत इसके करीब था ना, तो इसलिए ये कहाँ है? एशिया के दक्षिणतम भाग का विस्तार है। तो कहीं तक क्वेश्चन जाएगा, आपको उसका आंसर पता है, कुछ भी वहाँ पे टेंशन नहीं लेना एग्जाम में, मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन है। पहला, हिंद महासागर को हम घेरा कर लेते हैं, और हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि बताइए कि यूरोपीय देश और एशियाई देश को कौन सा महासागर मिलाता है? तो हिंद महासागर। अब वो अलग बात है, एक है यूरोप और एशिया को अलग करता है, वो यूरेशिया अलग करता है, तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश को कौन मिलाता है? तो वो मिलाता है हिंद महासागर। यानी पश्चिमी में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश को कौन सा महासागर मिलाता है आपस में? तो हिंद महासागर। और अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत को कौन सा महासागर केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? तो वो कौन सा करेगा? हिंद महासागर। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है कि बताइए वो कौन सा देश है जिसके नाम पर महासागरों का नाम पड़ा? तो वो हमारा प्यारा सा भारत है। इसलिए भारत को हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, और वो कौन सा महासागर है? तो एशिया का महासागर है, सॉरी हिंद महासागर है। अब ये देखो ये छोटा सा पॉइंट है, और ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है ना, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सब कहेगा ये कहाँ से क्वेश्चन है। पहली बात तो भारत और यूरोप को कौन सा नहर मिलाता है? तो वो सुएज नहर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि बताइए सुएज नहर को कब खोला गया भारत और यूरोप के व्यापार के लिए? तो 1869 में। दो प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितने किलोमीटर की कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना घटिया लेवल पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उस समय हमें अपना मुंह को छुपाना नहीं है, बल्कि हमें पहले से तैयार रहना है।
अब हम आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि भारत से उपनिषदों के विचार, रामायण तक पंचतंत्र की कहानियाँ, दशमलव की गणना आदि किस मार्ग के थ्रू विदेश में गई? तो जल मार्ग के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि पहले एरोप्लेन नहीं थे ना, तो जल मार्ग से होता था सब चीज़। और किसके थ्रू गई? तो अरबी के थ्रू गई, है ना, मतलब अरब वासियों के थ्रू हमारा दशमलव प्रणाली, है ना, हमारा जो उपनिषद वगैरह की चर्चा है वो विदेशों तक फैली। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब एक और पूछेगा कि भारत से बताइए विदेशों में कौन सी चीज़ों का व्यापार किया जाता था? तो मसाला, मलमल, कपड़ा, ठीक है ना, ये 3 चीज़ों का कम से कम याद रखिएगा। वो मसाला सबको पता है लेकिन मलमल किसी को पता नहीं है, इसलिए पूछ देगा कि बताइए निम्न में से भारत से कौन सी चीज़ों का निर्यात किया जाता था या कौन सी चीज़ों का व्यापार किया जाता था? तो मसाला, मलमल आदि। और विदेश से हमारे यहाँ क्या क्या आया? तो विदेश से हमारे यहाँ यूनानी स्थापत्य कला जो था, स्थापत्य कला मतलब कुछ हमने बिल्डिंग्स बनाई, जैसे गिरजाघर वगैरह आप देखते हो ऐसे लंबे चौड़े उनमें रहते हैं ना गुम्बदे मीनारे, ठीक है। और पश्चिमी एशिया से हमने क्या सीखा? मीनारों, गुम्बदों का निर्माण सीखा, ठीक है ना। जैसे आप ताजमहल गुम्बद का है, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, ये सब क्या पश्चिमी एशिया का भाग है ना, मिडिल ईस्ट मध्य एशिया का भाग है ना, या मध्य अरब का भाग, जो कह लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हुई। अब ये किस किस से सीमाएं बनाती है? तो ये हम लोग मैप पे देखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। अगला प्रश्न क्या आएगा कि 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के शासन थे, है ना। तो कितने थे? प्रांत थे और रियासत थे। मतलब एक प्रांत थे यानी आप एक स्टेट लेवल पे थे प्रांत, या आप एक केंद्र के लेवल पे थे। यार प्रांत का अलग अलग जिक्र आया है, मतलब कहीं प्रांत को केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया है और कहीं पे उसको स्टेट के रूप में। तो हम बस इतना याद रखेंगे कि 1947 से पूर्व भारत में प्रांत और रियासत नाम के 2 शासन प्रांतीय शासन पद्धति थी, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखेंगे। एक और यहाँ पे था, भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड नहीं है ना। अब ये हम देख लेते हैं भारत का मैप, ठीक है। देखो भारत के जो पड़ोसी राज्य है, तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान, फिर यहाँ अफ़गानिस्तान, फिर यहाँ नेपाल, फिर ये चाइना, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर यहाँ बांग्लादेश, ठीक है, फिर यहाँ पे श्रीलंका, फिर यहाँ पे मालदीव। तो भारत का ऐसे पूछेगा तो कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 9, ठीक। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत का स्थलीय कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 7, ठीक। उसके बाद पूछेगा भारत के समुद्री कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 2, ठीक है। 7 में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाला का आंसर हो गया। 2 वाला का आंसर कौन होगा? 1 और 2, ठीक है। तो ये आपके टोटल 9। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए कि चाइना का कौन कौन से भारत के राज्यों से सीमा लगता है, म्यांमार का कौन कौन से राज्यों से लगता है। तो वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सा एलओसी क्या है ना, एलएसी क्या है, रेड क्लिफ की सीमा क्या है, तो वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में बच जाएगी वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी आप। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। पहला तो ये है कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री व्यापार का रास्ता है। तो पहला तो ये पूछेगा कि भारत और श्रीलंका को कौन जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी, सॉरी पाक जल संधि हो गया, और
अगला प्रश्न क्या आएगा कि बताइए भारत और श्रीलंका का व्यापार किस रास्ते से होती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि अभी मालदीव आपको पता है न्यूज में है, तो पूछ सकता है कि बताइए मालदीव भारत के किधर स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है, हमने देखा मैप पे। लेकिन ये पूछेगा बताइए मालदीव लक्षद्वीप से किधर स्थित है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप देखिए, ये फोटो देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव है। तो अगर मालदीव का इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ होगा ना, तो मालदीव के दक्षिण में कौन है? लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन है? मालदीव। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, है ना। लेकिन अभी पता है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो पुनर्विगठित होकर वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसलिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए मैंने ऊपर बोला। ये डेट 2 जून 2014 याद रखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूछता है। बाकी जम्मू कश्मीर वाला डेट वगैरह जो है वो मैं आपको बता दूंगा सेपरेट वीडियो में, मिसलेनियस की वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को आप बनाइए और देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आपको पता है कि हमारे देश में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह सब पाए जाते हैं। ठीक है। हमने इसका कुछ बेसिक जो है वो हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था, बट कोई नहीं, हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या आ सकता है कि बताइए भारत में कितने प्रकार की भू आकृति पाई जाती है? तो हमारे भारत में पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह, मैदान सब प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें मोर देन 1 ऑप्शन वाला सही होगा। तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा, नहीं तो सिर्फ पर्वत मार के आ गए, पठार मार के आ गए तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला में 2 तरीके का क्वेश्चन है। पहला, कि ताजमहल में क्या निर्माण में लगा था? तो संगमरमर की पत्थर लगी थी। ठीक है। अगला, टेल्कम पाउडर में क्या यूज होता है? तो सेलखड़ी यूज होता है। ठीक है, सेलखड़ी। टेल्कम पाउडर में क्या यूज होता है? तो सेलखड़ी यूज होता है। अब पाउडर है तो वो क्या होगा? मुलायम ही होगा, बस इतना ही याद रखना है। मुलायम याद रखिए या मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि टेल्कम पाउडर के बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो सेलखड़ी का प्रयोग होता है, बस इतना याद रखना। ये सब आपको उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये होता है क्या है? तो ये होता है कि पृथ्वी के ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। ठीक है ना। मतलब ये हम मान लेते हैं एक पृथ्वी है, तो इसकी ऊपरी परत की बात करें, यानी ऊपरी परपटी जो है तो कितने तरीक़ों से बनी है? तो 7 बड़ी एवं कुछ छोटे प्लेटों से बनी है। मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होगा, ये आंतरिक भाग जो होगा तो इसमें कुछ प्लेट्स होंगे, है ना। तो ये कितने प्लेट्स हैं? 7 बड़ी हैं और कुछ छोटे प्लेट हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएगा? एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा कि बताइए पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को कौन परिभाषित करता है? तो ये पृथ्वी के ऊपरी 7 बड़ी एवं कुछ छोटे से बनी सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को परिभाषित करता है। अब अगला है कि वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है? तो आपको पता है कि ये सब क्रिया कैसे होती है? जब महाद्वीपीय शैलों में या पृथ्वी के आंतरिक छिद्रों में दबाव होता है ना, तो अंदर में क्या होता है कि गति होती है प्लेटों में। जैसे ये पृथ्वी है ना, तो ये जो प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट जब क्या होगा, ये गति करने लगे, मतलब ये मूव करने लगेंगे, ऐसे ऐसे मूव करने लगे। आपको भी पता है कि जब कोई भी चीज़ घूमता है तो गति करता है ना, और ये जब गति करता है तो दबाव हो जाता है। तभी आप देखते होंगे कि जब आप साइकिल चलाते हैं ना, तो वो जब
चलते रहता है, वो जब ये साइकिल, ये मान लो ये साइकिल चलते रहता है तो इसका टायर जो चलते रहता है, तो आप देखेंगे जब ये टायर रुकेगा तब छूइएगा तो क्या होगा, उसमें आपको लगेगा ना करंट टाइप का। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें दबाव लगा। तो उसी कारण से जब ये पृथ्वी पर कोई प्लेट्स घूमती है अलग अलग, तो दबाव महसूस होता है, अलग अलग इसमें क्रियाएं एक्टिव हो जाती है, जिससे क्या होता है कि भ्रंशीकरण, या मतलब भ्रंशीकरण का मतलब क्या, वो भ्रंश हो जाना। मतलब अगर यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा है तो भ्रष्ट होकर क्या ऐसे आकार ले लेगा, है ना। ये मतलब, एक सेकंड, जैसे ज़मीन का टुकड़ा है, अगर ये भ्रंश हो जाएगा तो क्या ऐसे चपटा हो जाएगा, तो भ्रंशीकरण हो गया। ज्वालामुखी क्रिया होगी तो क्या होगा, बूम करेगा तो ऊपर में ज्वाला निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्रिया क्यों होती है, क्योंकि इसके आंतरिक सतह पर क्या होता है, गति होता है, जिसके कारण दबाव बनता है, जिसके कारण प्लेटों में अलग अलग क्रियाएं एक्टिव हो जाती है, जिससे भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी वलन आदि की क्रिया प्रारंभ होती है। बस ये समझना है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगला है कि अभिसारित परिसीमा क्या है। तो अभिसारित परिसीमा है जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है। मतलब ये पृथ्वी है, ठीक है ना, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, ठीक है। लेकिन अभिसारित परिसीमा जब होगा तो ये प्लेटें क्या होगी, यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, मतलब ये करीब आ गई, तो ये क्या होगा, अभिसारित हो गया। समझ में आया। और अब क्या होगा, अपसारित परिसीमा, तो इनमें क्या होगा, दूर होगा। जैसे यहाँ पे एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, तो अब ये क्या होगा, अपसारित परिसीमा जब लगेगा तो एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, दूर चला गया। तो इसे क्या कहेंगे, अपसारित परिसीमा, मतलब उब गया, ऐसे याद रखो। अपसारित से उब गया, और अभिसारित मतलब अभी आया, मतलब अभी आया, वर्ड में ध्यान दो। तो अभी आया मतलब क्या आया, वो मेरे करीब आया। अपसारित मतलब ऊब गया, अप हो गया, मतलब वो गिव अप कर दिया, इसका मतलब वो दूर चला गया। तो ये सब निमोनिक्स भी आप याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, हमें नहीं पता, हमें सब चीज़ की तैयारी करना। अगला है रूपांतरण परिसीमा। रूपांतरण मतलब क्या, तो रूपांतरित होना, मतलब ये दोनों ऐसे है ना, तो ये एक दूसरे के रूपांतरित से, एक यहाँ चलाएगा, एक यहाँ चलाएगा, ठीक है ना। या जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ, यही दिशा में दोनों अपना ट्रेवल करते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना, यही वाला फ्लो करेगा, गोल वाला। तो इसे कहेंगे रूपांतरित होना, है ना, मतलब वो रूप जो है उसमें अंतर आना, मतलब वो एक दूसरे के क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में अपना गति करते रहेंगे, बस। अगला क्या है कि भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास कैसे हुआ, तो इन्हीं प्लेटों की गति से हुआ। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में कि बताइए भारत की जो वर्तमान स्थलाकृति उसका विकास कैसे हुआ, तो प्लेटों में गति के कारण हुआ। अब वो कौन से प्लेट है जिसमें गति हुआ, जिससे भारत की वर्तमान स्थलाकृति है, तो वो आपको आगे आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंपी संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है। आपको पता है कि जब प्लेट मूव करता है तभी ना भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भ्रंशीकरण होता है। तो प्लेट के जो नज़दीक रहेगा वही ना, अगर जैसे यहाँ पे ये आग जल रहा है ना, तो जो आदमी यहाँ पे बैठेगा उसी को ना आग लगेगा, कि यहाँ पर बैठेगा उसको आग लगेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ आएगा, प्लेट के नज़दीक वाला क्षेत्र में आएगा। जो जितना नज़दीक बैठेगा वो उतना ज़्यादा उसमें ज्वालामुखी आएगा, उतना ज़्यादा वो फूटेगा, ठीक है। अगला है कि सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। मतलब कि सबसे प्राचीन पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है, तो वो है गोंडवाना क्षेत्र। जैसे पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी पर वो कौन सा क्षेत्र है, पूरे पृथ्वी में कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जो सबसे पुराना है, तो वो है गोंडवाना क्षेत्र। तो ये तो पहला हो गया कि चलिए बताइए कि पृथ्वी का सबसे पुराना भूभाग कौन है, तो वो है गोंडवाना। ये ऐसे पूछेगा, बताइए पृथ्वी का सबसे पुराना प्रायद्वीपीय भाग कौन है, तो गोंडवाना भूभाग। ये दो प्रश्न पूछेगा। तीसरा क्या है कि बताइए गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आते थे, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप नहीं तो
देश, जो भी पूछे बस आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये किसके पांचों के पांचों देश हैं क्षेत्र? तो ये है गोंडवाना के क्षेत्र। ये डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। अब जो हमारा जो है कि हिमालय का विकास कैसे हुआ, तो हिमालय का विकास कैसे हुआ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुए और परिणाम स्वरूप विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गए और इसी के कारण टेथिस भू अपनीति का अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया का पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। ये पहली बात थी। अब हम इसे मैप पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है ना। तो ये प्लेट पहले एक साथ थी, लेकिन ये प्लेट का धीरे 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 यहाँ खोखला होते होते छिटकता चला गया। इसमें समझ में नहीं आएंगे, मैं एक और मैप ले लेता हूँ। चलो, इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा था ना गोंडवाना वाला लैंड, तो ये सब हमने पढ़ा था ना कि उसमें दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, अफ्रीका प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, भारत का पार्ट है, तो ये सब गोंडवाना लैंड था। तो अभी उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ था ना कि गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद कौन सा प्लेट? ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये धीरे धीरे इधर मूव हुए ना, तो यही जब मूव होकर ऑस्ट्रेलिया प्लेट इधर आ गया, यूरेशियन प्लेट उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब एग्ज़ाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन? तो एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे क्वेश्चन कि बताइए हिमालय का विकास कैसे हुआ। तो हिमालय का विकास भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जब गोंडवाना भूमि से अलग हुई तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई, ठीक है ना, या यूरोपीय, ठीक है। और इसी के कारण जब अवसादी चट्टानें वलित हो गई तो ये क्या हुआ, हिमालय तथा पश्चिम एशिया का पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, ठीक है। बेसिकली यही पूछना है कि यूरोपियन प्लेट से टकराने के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेटें हैं इसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ, बस इतना। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए गोंडवाना भूमि किसका भाग है? तो वो है पैंजिया का भाग है ना, महाद्वीपीय पैंजिया का एक भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। तो क्या पूछेगा कि पैंजिया महाद्वीप पैंजिया के उत्तर में कौन सा भूमि है? तो अंगारा भूमि है। दूसरा प्रश्न, गोंडवाना भूमि किसका भाग है? तो पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। समझने के लिए एक और बात समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पैंजिया महाद्वीप है, ठीक है ना। मैप में दिया है कि नहीं दिया है? ओके, मैप पे नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान लेते हैं एक पैंजिया नाम का पैंजिया नाम का एक भाग है, ठीक है ना। और इसी पैंजिया नाम के दक्षिण भाग में ये गोंडवाना भूमि लैंड है, ठीक है ना। और इसी के उत्तर में क्या है, अंगारा भूमि है। दो तरीके से पूछने का कि बताइए पैंजिया के दक्षिणतम भाग में कौन सा भूमि आता है या कौन सा महाद्वीपीय भूमि आता है? तो गोंडवाना भूमि। और दूसरा क्या कहेगा, उत्तर में कौन है? तो अंगारा भूमि। ये हुआ दो प्रकार से। ये वाला है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे कृषि वाले विस्तार चैप्टर में। अभी हम लोग बिना काम का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। और अभी हमने भी पढ़ा कि प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग कौन सा है, गोंडवाना भूमि। इसलिए वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। गोंडवाना भूमि पूछे, प्रायद्वीपीय पठार पूछे, कुछ भी पूछे, ये दोनों का दोनों क्या है, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है। अब हम हिमालय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो पहली बात कि हिमालय क्या है, कि युवा है, मतलब एक युवा पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो युवा वलित पर्वत का उदाहरण है।
बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब ये अस्थिर है, मतलब ये इसका फॉर्मेशन हमेशा होते रहता है, घट बढ़ते रहता है, ठीक है। अस्थिर का मतलब यही होता है। इसमें शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियाँ भी है ना। पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पढ़ेंगे आगे, जैसे हिमालय पर्वत, पठार, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ते जाएंगे। हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो उससे हम लोग समझ लेते हैं। पहला बात कि हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा बात, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है, तो वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि बताइए ये पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत। और इसकी कितनी ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, 2400 किलोमीटर। और आजकल जो प्रश्न पूछा गया, ये वाला प्रश्न ट्री 2 में पूछा है कि बताइए हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितना किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर। और हम याद ये भी रखेंगे कि अरुणाचल में 150 किलोमीटर, क्योंकि अगला प्रश्न मुझे लग रहा है यहीं से पूछेगा। ये देखिए, ये देखिए सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। आपको पता है कि सिंधु नदी इधर से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्रा तक इधर में ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ये पूरा भाग हिमालय का। इसमें काराकोरम, जास्कर श्रेणी, हिमालय श्रेणी है ना, शिवालिक श्रेणी, ये सब हम लोग एक डिटेल क्लास में इसके पूरी संरचना को पढ़ेंगे। मैंने इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। अगला प्रश्न पूछेगा कि बताइए हिमालय की कौन सी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो पूर्वी भाग में, ठीक है ना। अब ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी में हम इसे मैप पे देख लेते हैं। ये देखो, ये जो सबसे उत्तरी वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना, या फिर आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर ऊंचाई है। और इस भाग में ही, या इस भाग किससे बना है, तो क्रोड ग्रेनाइट से बना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो महान या आंतरिक हिमालय का श्रृंखला कहते हैं। अगला है कि महान और आंतरिक श्रृंखला की कितनी ऊंचाई है, तो 6000 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अगला पूछेगा कि बताइए महान हिमालय किससे बना है, तो क्रोड ग्रेनाइट से बना है। ये कहीं नहीं देता है, सिर्फ इसमें देता है। और पूछेगा कि बताइए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा, बरुआ, गुरुला मेदाता किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो महान हिमालय में पाए जाते हैं या हिमाद्री में पाए जाते हैं। ये सब याद रख लिए कौन कहाँ पे पड़ता है। इसमें माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई याद रख लीजिएगा और कंचनजंगा का याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये कहाँ कहाँ ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। किसके भाग है, तो महान हिमालय के भाग है। एग्जाम में पूछेगा, बोल देगा कि बताइए अन्नपूर्णा किस हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो आपको पता होना चाहिए महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, तीनों का तीनों एक ही का नाम है। अब अगला आएगा कि निम्न हिमालय, ठीक है। तो निम्न हिमालय का निर्माण किससे हुआ, पहला बात तो संपीड़ित संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ, ठीक है।
और ये कहाँ से कहाँ है, तो असम एवं हिमाचल, ठीक है, तक है। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। और इस श्रृंखला की सबसे लंबी कौन है, तो वो है पीर पंजाल। पूछेगा कि बताइए निम्न हिमालय की कौन सी पर्वतीय क्षेत्र सबसे लंबी श्रृंखला है, तो पीर पंजाल श्रृंखला। और इसी क्षेत्र में कौन कौन से और पाए जाते हैं, तो धौलाधर, महाभारत, श्रीलंका, ये सब किस हिमालय भाग के हिस्सा हैं, तो ये सब निम्न हिमालय हिस्सा है। और इसी में निम्न हिमालय के क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, और इसे ही पहाड़ों की नगरों के नाम से जाना जाता है। कौन से किसे जाना जाता है, तो निम्न हिमालय के क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अगर समझ में नहीं है तो एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे लिख देगा निम्न हिमालय, ठीक है ना। और पहला प्रश्न इससे क्या बनेगा कि निम्न हिमालय का निर्माण किससे हुआ, तो संपीड़ित तथा परिवर्तित से, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसकी ऊंचाई कितनी है निम्न हिमालय की, तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। चौड़ाई भी याद रख लो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, महाभारत, श्रीलंका, ठीक है। ये तीन कहाँ पाए जाते हैं, निम्न हिमालय में। इसके अलावा निम्न हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, तो पीर पंजाल श्रृंखला। 4 प्रश्न हुआ। अगला देखिए, ये भी तो निम्न हिमालय चल रहा है ना। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, कश्मीर की घाटी, हिमालय की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी, ठीक है। ये तीन हुआ, कहाँ स्थित है, ये सब निम्न के हिमालय में है। निम्न हिमालय को क्या कहा जाता है, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा हिमालय क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, तो निम्न हिमालय क्षेत्र। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अगला है शिवालिक। तो पहला बात, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला किसे कहा जाता है, शिवालिक को। अभी मैं इसको मैप पे बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसकी चौड़ाई कितनी है शिवालिक की, लिखना है शिवालिक सबसे बाहरी श्रृंखला। चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर। और अगला प्रश्न पूछेगा बताइए कि बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से कौन सी हिमालय की क्षेत्र ढकी है, तो शिवालिक की क्षेत्र ढकी है। अगला प्रश्न पूछेगा कि कौन सी हिमालय के क्षेत्र में दून के नाम से मशहूर कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। जिसमें भी दून लगा हो तो वो कहाँ हिमालय के क्षेत्र में पाए जाएंगे, शिवालिक क्षेत्र में। या कहाँ पाए जाएंगे, हिमालय की सबसे बाहरी क्षेत्र में। अब आते हैं मैप पे ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। हमने 3 तरीके की चीज़ें पढ़ी ना। पहली हमने पढ़ी थी महान हिमालय, फिर हमने पढ़ी थी निम्न हिमालय, फिर हमने पढ़ी थी शिवालिक, ठीक है। तो ये जो होगा सबसे पहला वाला क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा हिमालय, ठीक है। उसके बाद आया निम्न हिमालय, और ये सबसे दक्षिणतम वाला, ये सबसे बाहरी वाला हिमालय का शिवालिक। अब इसकी क्या क्या विशेषता है वो मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरा चीज़ पूछता है, जैसे ये हिमाचल का क्षेत्र है ना, तो पूछेगा कि बताइए हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर पंजाब की श्रृंखला, फिर आगे चल के असम की श्रृंखला, है ना। तो ये सब भी है, वो सब में भी आगे पढ़ाऊंगा। पहले जो हमने पढ़ा 3 तरीके से, महान हिमालय, या जिसे हिमाद्री कहा जाता है, या आंतरिक हिमालय, तीनों नाम किसके हैं, महान हिमालय के। दूसरी क्या है, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय के बारे में। फिर शिवालिक हिमालय, उसकी कितनी ऊंचाई है, क्या नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब हमने महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये बहुत ही पेचीदा है लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने की।
अब अगला हमारा है, अभी जो मैंने बात है पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय पहला प्रश्न किन दो नदियों के बीच में है, तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच। ठीक है। अगला, कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो पंजाब हिमालय को ही कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय, जैसे ये हम अगर भारत का नक्शा बनाते हैं, है ना, माफ़ करना अगर गलत हिमालय का नक्शा, तो आपको पता है इधर में पंजाब होता है, ठीक है, इधर में कश्मीर होता है और इधर में हिमाचल होता है। ठीक है ना। तो इन तीनों क्षेत्र को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और इन तीनों क्षेत्रों को अगर एक करें तो क्या होगा, सतलज एवं सिंधु के नीचे में। जब पूछे वो बताइए निम्न से पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, इन तीनों नदियों में, तीनों हिमालय में से किसी का भी नाम दें, बस वो कहें कि बताइए इनमें कौन से नदियों के बीच में पाया जाता है, तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच में। खत्म। अगला पूछेगा, बताइए कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में मिलता है, तो सतलज एवं काली नदी के हिमालय। ठीक है। यहाँ तक हमने सतलज देखा था, इसके आगे काली। उसके बाद असम हिमालय, एक सेकेंड, फिर उससे पहले नेपाल का हिमालय। नेपाल का हिमालय कौन दो नदियों के बीच में आता है, तो काली तथा तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय कौन दो नदियों के बीच में, तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। अब हम इसे मैप पे समझते हैं। ठीक है। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत, मुझसे मैप गलत बन जा रहा है बट मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। पहला हम यहाँ पे रख लेते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है। पंजाब हिमालय। उसके बाद कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इधर में नेपाल हिमालय और इधर में असम हिमालय। ठीक है। तो सीधे ट्रिक क्या है, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सतलज एवं सिंधु के बीच में, है ना। तो यहाँ पे सतलज सिंधु ये फ्लो होते रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा काली, बढ़ते जाओ, फिर काली के बाद तीस्ता, तीस्ता के बाद फिर देहांग। ठीक है। ट्रिक हो गया। सतलज से लेकर सिंधु के बीच में कौन कौन है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तीनों के तीनों किस नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के। अब सतलज से काली पे आ गए, तो अब काली से आगे बढ़ेंगे। काली से तीस्ता नदी के बीच में कौन है, सॉरी यार, पहले यार यहाँ सिंधु होगा ना, पहले सिंधु, फिर सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता और फिर दिहांग। मेरे से गलत हो गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय, तीनों के तीनों सिंधु से सतलज, फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली, कुमाऊं के बाद नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी, और उसके बाद असम है तो असम यहाँ पे है तो तीस्ता से दिहांग हिमालय। अब इसे एक बार और मैप पे देखेंगे, डोंट वरी। चलो देखो, यहाँ पे सिंधु नदी और यहाँ पे सतलज नदी। ठीक है ना। और यहीं पे है पंजाब, यहाँ पे कश्मीर और यहाँ पे हिमाचल। ठीक है। सिंधु सतलज मिल गया। उसके बाद हमें कौन सा नदी मिलना चाहिए था, काली नदी। तो काली नदी हमें दिख नहीं रहा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे काली नदी। ठीक है। तो ये पहला हुआ। और काली नदी के बीच में कौन है, कुमाऊं। ठीक है। अब तीस्ता नदी किधर है भाई, तो तीस्ता नदी भी इसी के आसपास में होगा। ठीक है ना। तो तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी तक कौन है, नेपाल हिमालय, ये नेपाल वाला संकरा है, और फिर इधर में असम वाला क्षेत्र में कौन है, दिहांग हिमालय, सॉरी दिहांग नदी असम हिमालय तक। तो ये आप मैप देखिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसमें दिया नहीं हुआ यार, दिक्कत वही है। मैं जब सेपरेट कराऊंगा ना वीडियो, तो उसमें आप अच्छे से देख लेना इस चीज़ों को, मैं कराऊंगा, टेंशन में नहीं लेना। अभी मैंने डिटेल बता दी, बस ये सब पॉइंट आप लिखते जाइएगा।
अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है कि हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मुड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए भारत की पूर्वी सीमा के साथ हिमालय किस स्थान से तीखा मोड़ बनाते हुए प्रवेश करती है? तो दिहांग महाखड़ गार्ज है ना, मतलब दिहांग क्षेत्र से, बस इतना याद रखें। वो पूछेगा कि बताइए किस स्थान से हिमालय गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो दिहांग क्षेत्र से। और ये भी पूछेगा कि बताइए जब भारत में हिमालय पहुंचती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल या पूर्वी तथा पर्वत, बस इतना याद रखना, पूर्वांचल से पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। पूर्वांचल में कौन कौन से पहाड़ियाँ शामिल है? तो पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। कहाँ है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में। एग्जाम में पूछेगा बताइए निम्न में से पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से पहाड़ शामिल है? तो पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़। अब हम देख लेते हैं जो हमने देखा था ना भू आकृति के निर्माण में। तो अब हमारा अगला पार्ट है उत्तरी मैदान। तो पहली बात कि उत्तरी मैदान 3 मुख्य नदियों और उसके सहायक नदियों से बनी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान का विस्तार कितने में है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तरी मैदान है। बस यहाँ से इतना ही याद रखना। लंबाई नहीं पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए। पूछेगा कि बताइए भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे सघन जनसंख्या वाला है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी जहाँ रहती है, तो वो मैदानी क्षेत्र में या उत्तर मैदान क्षेत्र में, जो दे एग्जाम में। अब अगला पूछेगा कि बताइए नदियाँ द्वीपों का निर्माण कैसे करती है? तो जब नदियों का गति धीमा हो जाता है और वो ढाल पे जाके कहीं रुक जाती है तो जिससे द्वीपों का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली, पहला प्रश्न। अगला पूछेगा बताइए माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 2 तरीके का प्रश्न पूछेगा। अब जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे ये सब जो दिया हुआ है, सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा के मैदान तीस्ता नदियों के बीच है। हाँ, ये एक देख लेते हैं हम लोग कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये तो पता है, इसे कुछ देखना नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच तक है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब हम जब नदी पढ़ेंगे, नदी तंत्र अपवाह तंत्र, तो उसमें देखेंगे। हाँ, एक यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारा प्रश्न ऐसे आया है। पूछेगा कि बताइए भाबर किसे कहते हैं? या ऐसे दे देगा कि नदियों पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टे पे गुटिका का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? भाबर। ऐसे पूछेगा कि नदी पर्वतों से नीचे उतरने पर गुटिका का निक्षेपण करती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जो नमी और दलदली वाला क्षेत्र होगा उसे तराई क्षेत्र कहेंगे। और तराई क्षेत्र में क्या होते हैं? वन होते हैं और वन प्राणी होते हैं और घने जंगल होते हैं तराई क्षेत्र में। ये हमने पढ़ाया है पहले। अब यहीं पे एक तराई क्षेत्र का नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब जैसे भांगड़, खादर, ये सब हम लोग कृषि वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। तो पहली बात तो कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, और उससे पहले ये पूछेगा एग्जाम में कि बताइए प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है? तो यह एक मेज की आकृति का आकार है, ठीक है। अब ये पूछोगे कि ये सब क्यों बता रहे हो? तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की लेवल इतनी घटिया गई है ना,
मैं देखा हूँ क्वेश्चंस, मैंने कहा इस लेवल तक जा रहे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। दूसरी चीज़, ये किससे बना है? तो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, ठीक है। और यह एक गोंडवाना भूमि का भाग है। हमने ऊपर में पढ़ा था ना कि प्रायद्वीपीय पठार या गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीनतम पृथ्वी का भाग है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना भूमि का। तो एग्जाम में क्या आएगा कि बताइए प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किसका भाग है? तो गोंडवाना भूमि का। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ है, ठीक है ना। तो क्या पूछेगा बताइए कि निम्न में से किस पठारीय क्षेत्र में या किस पर्वतीय क्षेत्र में या किस पहाड़ीय क्षेत्र में, जो भी पूछे है ना, वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है। तो पूछेगा निम्न में से किन पठारीय क्षेत्र में चौड़ी तथा छिछली तथा गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो वो प्रायद्वीपीय पठार में। ये ऐसे पूछेगा कि गोलाकार पहाड़ियाँ, चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ किस पठार की विशेषता है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता। अगला है प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन है? तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार। तो ये पूछेगा कि बताइए दक्कन का पठार किसकी भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब दक्कन का पठार का कौन कौन सा क्षेत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम प्यारा सा भारत, तो ये आप देखो, ये है ना, ये आपका दक्कन का पठार का क्षेत्र है, ठीक है। आगे आएगा विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महाद्वीप पहाड़ियाँ, ये सब भी आएगा। तो ये सब आप मैप पे एक बार रोक के ना वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बस बताते चला जाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी मैं नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ही दिया हूँ, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो दक्कन के पठार के बारे में हमने जान लिया। और ये किधर है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो पहला तो प्रश्न यही आता है कि नर्मदा नदी के उत्तर के कौन सा भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है? तो दक्कन का पठार, ठीक। अगला है विंध्य श्रृंखला। तो विंध्य श्रृंखला किससे घिरा है? तो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि यानी दक्कन का पठार से घिरा है, और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, ऊपर में मालवा का पठार और नीचे में दक्कन का पठार। यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी भी है। ये वाला हुआ। अब देखिए मरुस्थल क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो चंबल नदी, नहीं, हाँ चंबल नदी तो राजस्थान में बहती है, ये अभी याद नहीं करेंगे, ये आगे याद करेंगे। अगला देखते हैं बुंदेलखंड तथा बघेलखंड। पता है इसका क्वेश्चन बीपीएससी 69 में आया है और बीपीएससी ट्री 1 में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर प्रवाहित दर्शाता है। पहली बात तो बुंदेलखंड और बघेलखंड है कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो आपको पता है बुंदेलखंड यूपी है, तो यूपी के क्षेत्र में जो है वो बुंदेलखंड या बघेलखंड का क्षेत्र आता है। और ये दामोदर नदी द्वारा जो अपवाहित है छोटा नागपुर का पठार, ये भी एक बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारीय क्षेत्र के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। अगला है दक्षिण का पठार। पहली बात तो इसका प्रश्न क्या आएगा कि एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है, तो क्या पूछेगा कि बताइए नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पठारीय भाग पड़ता है? तो दक्षिण का पठार भाग पड़ता है। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए दक्षिण का पठार का कैसा भूभाग है? तो एक त्रिभुजाकार है। तो ये हो गया कि दक्षिण में नर्मदा नदी का। और ये पूछा कि दक्षिण पठार के उत्तर में कौन है? तो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण के पठार के पूरब में कौन है? तो महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाली श्रृंखला है। इसे भी मैप पे देख लेते हैं हम लोग।
एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर मैप पे देखेंगे, बार बार मैप पे देखने से ना टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम बर्बाद इन सेंस कि मतलब हम वीडियो को लंबा करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना। अगला देखिए, मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ी। तो पहला प्रश्न क्या है कि मेघालय की जो पहाड़ है इसे कार्बी एंग्लो पठार के नाम से जानते हैं या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए मेघालय के पठार भ्रंश के द्वारा किस पठार से अलग हुआ था, तो छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, मेघालय के पठार में कौन सी 3 पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो गारो, खासी और जयंतिया। अगला है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में 3 जो घाट पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये किधर पाए जाते हैं, तो भारत के पश्चिमी घाट में। जैसे ये भारत का नक्शा है तो ये सब इधर पाए जाएंगे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अगला प्रश्न क्या है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। जैसे पूछेगा बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सा घाट ऊंचा है, तो पश्चिमी घाट ऊंचा है। अब अगला कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो ये सब हम एक मैप के थ्रू बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे में कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। मैं आप ऊपर में मैप पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट सब बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। देखो, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पश्चिमी घाट की ऊंचाई किधर से बढ़ती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिमी घाट में अनाई मुरी तथा डोडा बेटा पाया जाता है। डोडा बेटा और अनाई मुरी शिखर किधर पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो महेंद्रगिरी, ठीक है। और इसकी हाइट भी याद रख लीजिएगा 1500 मीटर। अगला, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है स्थापित, तो शेवराय और जावेरी पहाड़ी। अगला है पहाड़ी नगरों के नाम से कौन से स्थान प्रसिद्ध है, तो ऊटी, जिसे उड़ग मंडलम भी कहते हैं, और अगला कोइट कनाल, ठीक है। और ये सब पूर्वी घाट में स्थित है। अगला है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है पाई जाने वाली काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप दक्कन के पठार से भी आप याद रखिएगा। और एक काली मृदा वाला भी हम क्षेत्र पढ़ेंगे। मृदा वाला चैप्टर में पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और भी कुछ देख लेते हैं। हाँ देखिए, अरावली की पहाड़ी। तो अरावली की जो पहाड़ी है ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। तो पहला प्रश्न यही आएगा कि अरावली की पहाड़ी किस पठारीय क्षेत्र का भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दूसरा प्रश्न आएगा कि अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में स्थित है, तो पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। और इसका विस्तार कहाँ से, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। उतना नहीं भी याद रहेगा, तो जैसे भारत है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना इधर ही अरावली का है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। हाँ, हरियाणा या पंजाब में से कोई एक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग मैप पे देख लेते हैं सारी पर्वतीय पठारीय क्षेत्र को। पहले हमने देखा था दक्कन का पठार। तो ये देखो भारत के मैप पे कहाँ पे है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के क्षेत्र में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के क्षेत्र में है ना। यहाँ मेघालय के क्षेत्र में देखो गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है।
ये देखो सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, ये मिडिल है ना, मध्य भारत में है। और भी कुछ हमने पढ़ा था ना, देखो यही है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट यहाँ गुजरात से लेके यहाँ केरला तक आती है और पूर्वी घाट यहाँ पे बंगाल से लेके तमिलनाडु तक आती है। मैं इसको डिटेल पढ़ा दूंगा, इसके बीच में कौन कहाँ पे क्या है, कहाँ से क्या है, ये सब मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। पूर्वी घाट में देख रहे हैं आप, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के साइड में पड़ती है और पश्चिमी घाट अरब सागर की खाड़ी में पड़ती है। तो ये मैं इसका डिटेल वीडियो एक बता दूंगा, उस डिटेल वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा इसको। अभी जो एनसीईआरटी का फैक्ट है मैं बस उसको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझिए कि मैं अभी छोड़ क्यों रहा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखिए अनाई मुरी और अन्ना मलाई, ठीक है, डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब मैं इमेज बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, आप नोट्स में एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं भारतीय मरुस्थल पे। तो पहला बात, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पे थार का मरुस्थल है, ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है हमेशा, और एकमात्र जो है लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय मरुस्थल की क्षेत्र की कौन सबसे बड़ी नदी है, तो लूनी नदी क्षेत्र है। अब पूछा है कि बड़कान क्या है, तो बड़कार एक अर्धचंद्राकार का बालू का टीला है, मतलब एक बालू है उसका एक टीला है जिसे हम लोग बड़कान के नाम से कहते हैं। अब पूछा है कि भारतीय मरुस्थल किधर पाए जाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के सीमा पे पाए जाते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा है तो इधर ही जब पाए जाते हैं ना मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में। तो आपको पता है कि राजस्थान का जो बॉर्डर है वो भारत और पाकिस्तान दोनों से लगा हुआ है ना। नहीं नहीं सॉरी, राजस्थान का क्षेत्र कहाँ लगा हुआ है, बट वो जो कच्छ की खाड़ी वगैरह जो क्षेत्र है गुजरात का, तो वो सब थोड़ा सटा हुआ है ना, तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में। अब अगला पूछा है कि बताइए कि हम बड़कान कहाँ देख सकते हैं, तो बड़कान हम जैसलमेर में देख सकते हैं। ये जो है ना, ये पूरा मैं एक वीडियो में बता दूंगा पूरा मैपिंग के साथ। अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पश्चिमी तट जो अरब सागर में, अभी मैं उसमें बता दिया वीडियो में। पूर्वी जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी तक, ये मैंने बता दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे है कोंकण क्षेत्र, कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख लो ये पश्चिमी तट है, मैं इसको बता ही देता हूँ, ये पश्चिमी तट है, ठीक है ना। तो पहला क्या देखो कि कोंकण क्षेत्र मुंबई तथा गोवा के बीच में, ठीक है, तो मुंबई और गोवा के बीच में, ठीक है, पहला हुआ। उसके बाद कन्नड़ का मैदान, तो कर्नाटक के बीच में है ना, और सबसे नीचे मालाबार। तो ये हो गया क्या, मुंबई और गोवा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं पश्चिमी घाट में, तो उसे हम लोग कहते हैं कोंकण का मैदान, ठीक है, कोंकण का मैदान। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि गोवा से लेकर कर्नाटक तक के भाग को क्या कहते हैं, तो कन्नड़ का भाग, ठीक है ना, कन्नड़ का मैदान। और उसके बाद क्या पूछा, कर्नाटक से लेकर केरला तक के भाग को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा है कि बताइए पश्चिमी तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जैसे पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट भी कहते हैं, और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें थोड़ी बहुत दी हुई है मैं इसका डिटेल वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें मैं डिटेल मैपिंग के साथ पढ़ाऊँगा। अभी मैं हल्का हल्का बताता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो अभी सारा चीज़ एक बार में थोड़ी याद है ना, तो मैं अभी बताऊंगा, कुछ चीज़ें गलत बोल दूंगा तो आप भी कहोगे कि मैं गलत बोल दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे डिटेल पढ़ा ही दूंगा अपने स्तर से।
अगला एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है चिल्का झील के बारे में। तो पहला बात है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, पूर्वी तट पे है, ठीक है। और ये भारत में खारा पानी की सबसे बड़ा झील है, ठीक है। और ये किस नदी पे है, तो उड़ीसा के महानदी क्षेत्र में है। पहला प्रश्न क्या हुआ, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी तट पे पड़ता है। पूर्वी तट मतलब इधर उड़ीसा यहीं है ना, तो पूर्वी तट पे पड़ता है। दूसरा, कहाँ पड़ता है उड़ीसा, सॉरी चिल्का झील तो उड़ीसा में पड़ता है। तीसरा प्रश्न, भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो चिल्का झील। चौथा प्रश्न, चिल्का झील किस नदी पे है, तो महानदी पे। क्यों, क्योंकि महानदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है। अभी जैसे हमने लक्षद्वीप समूह को पढ़ा था, जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ पे हम लोग लक्षद्वीप को पढ़ रहे थे ना। तो लक्षद्वीप कहाँ है, केरला के मालाबार तट के पास है। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए लक्षद्वीप किसके निकट है, तो मालाबार तट के निकट। और हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे मालदीव जो है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन है, तो मालदीव है। क्यों हम इसको दक्षिण में पश्चिम में पढ़ रहे हैं, इसलिए कि अभी ये मालदीव न्यूज में है, ठीक है ना। लक्षद्वीप को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे लक्षद्वीप है तो इसके और नाम है लकाद्वीप, मिनीकॉय, एमिनी द्वीप। ये लक्षद्वीप इस बार एग्जाम में आएगा, मोदी जी गए थे यहाँ पे तो पूछेगा कि बताइए मिनीकॉय, एमिनी द्वीप किसका नाम है, तो लक्षद्वीप का नाम है। अगला प्रश्न पूछेगा कि लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा, तो 1973 में लक्षद्वीप नाम रखा गया। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो कावरती में है, ठीक है, कावरती में। अगला पूछेगा पिटली द्वीप कहाँ है, तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप में है। और ये क्या है, एक एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ऐसे पूछेगा कि बताइए लक्षद्वीप में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो पिटली द्वीप। अगला हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार। आपको पता है कि ये भारत का नक्शा, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। अभी बार बार मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, आपको बस इतना याद रखना है। तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है ना। जैसे भारत का नक्शा है तो इस क्षेत्र में उत्तर में अंडमान, ठीक है, और इधर दक्षिण में निकोबार। पहला प्रश्न यही हो गया। दूसरा प्रश्न, यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। तो पूछे कि बताइए भारत का वह कौन सा द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर है, तो अंडमान और निकोबार। और लक्षद्वीप के बारे में एक याद रखिएगा कि यह पादप तथा जंतुओं के प्रकार के लिए विख्यात है। तो भारत के वो कौन सा द्वीप जो पादप तथा जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो लक्षद्वीप। ये आप पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो हम लोग देखते हैं, ये विषुवत वृत्त के समीप है ना। तो पूछा कि भारत का वह कौन सा द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है, तो वो है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र, ठीक है ना, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप, ठीक है। और बैरन द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा एग्जाम में कि बताइए देश का वो कौन सा भाग अन्न भंडार के लिए फेमस है, तो उत्तर का मैदान। अगला प्रश्न, देश का वह कौन सा क्षेत्र खनिज के भंडार के लिए फेमस है, तो पठारी क्षेत्र। देश का वह कौन सा क्षेत्र जो मत्स्य और पोत के लिए फेमस है, तो तटीय क्षेत्र। ये तीन बिंदु जो कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा। अब आपका काम क्या है कि आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि आप कितना बना पाते हैं। अब है हमारा अगला इम्पोर्टेंट जो है वो है अपवाह तंत्र, है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो देखो, विभिन्न दशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी हमें। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे 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 पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। कैसे करती है,
पूछेगा एग्जाम में कि बताइए अपवाह द्रोणी यानी अपवाह का जो मार्ग है, मतलब ये जो नदी बह रही है, इस नदी को कौन सा दो क्षेत्र अलग करती है? तो पर्वत और उच्च भूमि। क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि पर्वत कहाँ होता है, हमेशा ऊंचे क्षेत्र पे होता है ना। और जैसे ये पर्वत है, तो जब यहाँ से ये नदी जाएगी तो पर्वतीय क्षेत्र ऊपर आ गया ना, है ना, और ये उच्च भूमि क्षेत्र अलग आ गया। एक तरफ उच्च भूमि क्षेत्र है, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र आएगा, और इसके बीच में नदी, तो दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। एक यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी कौन है? अमेजोन का नदी। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, बट अब याद रखिए कि भारत अपवाह तंत्र का नियंत्रण कैसे होता है? तो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भौगोलिक आकृतियों में क्या आ जाएगा? जैसे उत्तर का मैदान, हिमालयी क्षेत्र, हम लोग पढ़ा था ना अभी, पठार, पर्वत, मैदान। इसके कारण क्या होता है? अपवाह तंत्र में नियंत्रण होता है। अब हमारे देश में दो तरीके का नदी तंत्र मिलते हैं, एक हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। तो पहले हम हिमालय की नदी की विशेषता पढ़ते हैं, फिर प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता, फिर हम पढ़ेंगे हिमालय नदी से कौन कौन नदी निकलती है, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी से कौन कौन निकलती है। इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम हिमालय नदी क्या होती है? एक 12 मासी होते हैं, मतलब ये 12 महीना बहती रहती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि बताइए निम्न में से 12 मासी नदी की मार्ग का किसके विशेषता है? तो ये हिमालय नदी का विशेषता है। ठीक है, अब हिमालय से तो बेसिकली वो ऊंचे पर्वतों से निकलेगा, तो पता ही है। ओके ठीक है, अगला देखिए, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में निकलती है। ठीक है, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। तो ये पूछेगा एग्जाम में, बताइए कि गॉर्ज का निर्माण किन नदियों के पर्वतों के काटने से होता है? तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी के काटने से होता है। आगे देखिए, इसमें कुछ और चीज़ें हैं अपवाहों का प्रतिरूप, जैसे द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार, है ना। तो द्रुमाकृतिक में क्या होता है? ये जैसे नदी बह रही है, इसमें आके चारों तरफ से अलग अलग सहायक नदियाँ बह गई, आके जमा हो गई, तो क्या हो गया? द्रुमाकृतिक हो गया। ठीक है, जालीनुमा में क्या होगा कि एक जाली का आकार बनाएगा, मतलब वो फैलेगा लेकिन ऐसे ऐसे करके चित्रा पान के, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके वो जाली का आकार बनाते हुए निकलेगा। ठीक है, अब वो देखो उसमें डेफिनेशन क्या दे, उतना देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आयताकार पर, आयताकार में क्या होगा कि ये शैली भूख भाव में विकसित होगा, मतलब जहाँ पे कठोर पदार्थ होंगे वहाँ पे आयताकार अपवाह होगा, है ना। आयताकार मतलब ये कंकर चट्टान वगैरह क्या होता है? चरखुट्टा टाइप का होता है ना, या अलग अलग उछले टाइप के होते हैं, तो वो आयताकार में बनेंगे। और अर्य प्रतिरूप कब होगा? जब ये गुंबद आकार का ये बनेगा, ठीक है ना, धारा बनेगी। तो कुछ था, बस फोटो देख कर आप याद रखिएगा। अगला है हिमालय क्षेत्र का और भी विशेषता है कि ये तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। ठीक है ना, पूछिए कि बताइए निम्न में से तीव्र अपर्दन क्रिया की विशेषता किसकी है? तो हिमालय नदी का है, और ये अपने साथ सिलहट एवं बालू का निर्माण करती है। ठीक है, और ये नदियाँ विसर्प, गोकुल झील तथा बाढ़ लाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए विसर्प या गोकुल झील का निर्माण या बाढ़ का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है, या किस नदियों की विशेषता है? तो हिमालयी नदियों का विशेषता है। ठीक है, और डेल्टा का भी निर्माण करती है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का विशेषता। तो पहली बात कि ये नदियाँ क्या होती है? मौसमी होती है। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए मौसमी नदियाँ कौन होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। हिमालयी नदी अगर यहाँ से निकली तो पूरा जाके कहीं मुहाना पे गिरेगी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी क्या है? यहाँ पे बहेगी, फिर यहाँ ख़त्म, फिर यहाँ से कोई दूसरा नदी, यहाँ से तीसरा, कोई चौथा नदी। ठीक है, ये अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती है, मतलब यहाँ से इधर से निकलेगी और इधर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, अब हिमालय नदियाँ में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इसके अलावा जो भी इसकी सहायक नदी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं सिंधु नदी।
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है। पहला हो गया। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है और एक सुंदरीय दर्शन गाज का निर्माण करती है। तो ये पूछेगा, बताइए भारत में सिंधु नदी सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण किस स्थान पर करती है? तो लद्दाख में करती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है और यहीं पे लद्दाख में ही सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ आकर मिल जाती है सिंधु में? तो नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। सीधे पूछेगा कि बताइए कहाँ पे सिंधु में नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी आकर मिलती है? तो लद्दाख में करती है। ठीक है। अगला है कि बताइए सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए एक अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो पूछेगा कि भारत से सिंधु नदी किस क्षेत्र से होते हुए निकलती है? तो बलूचिस्तान तथा गिलगिट से। ठीक है, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। खत्म। अगला है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठा कोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। तो क्या पूछेगा एग्जाम में कि सिंधु नदी में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, कोई एक का भी नाम दे देगा या सबका नाम दे देगा। कहाँ पे पाकिस्तान में मिलती है या कौन सा स्थान पे मिलती है? तो मिठान कोट में मिलती है। और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में कहाँ मिलती है? तो कराची से पूर्व में बहते हुए वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। कितना सारा पॉइंट है। पहले तो है कि मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख में होते हुए भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख में नुब्रा, श्योक आदि से की सहायक नदियाँ सिंधु नदी में मिलती है। फिर क्या था कि गिलगिट बलूचिस्तान होते हुए भारत से बाहर अटक के रास्ते से निकल जाती है ना। इतना सारा पॉइंट था। फिर अगला पॉइंट क्या था कि मिठान कोट में क्या था, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास आकर वो मिल जाती है ना। और कराची से पूर्व होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो अरब सागर में मिलती है और मानसरोवर झील से निकलती है। इतना सारा पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला है कि सिंधु जल समझौता। तो ये हुआ था 1960 में। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला पूछा है कि सिंधु नदी जल समझौता का भारत कितना प्रतिशत जल उपयोग करता है? तो 20% करता है। अब आगे देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाकर मिलती है। तो ये पूछेगा कि बताइए उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये जाके अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के पास। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनेत्री हिमानी से। और ये गंगा के दाहिने किनारे में बहती है और इलाहाबाद में गंगा में जाके मिलती है। तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि बताइए यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनेत्री से निकलती है। और यमुना नदी गंगा में आके कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद में। और अगला पार्ट, गंगा नदी के कौन से भाग पे यमुना नदी प्रवाह करती है? तो दाहिना भाग पे करती है। ठीक है। अगला है नेपाल हिमालय से कौन कौन से गंगा की सहायक नदियाँ निकलती है? तो घाघरा, गंडक तथा कोसी। और ये सब किसके लिए फेमस है? तो बाढ़ लाने के लिए। ठीक है। पता है आपको कि कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ये मैं पढ़ाऊंगा बिहार स्पेशल में, जब नदियाँ पढ़ाऊंगा तो उसमें कोसी नदी के डिटेल पढ़ाऊंगा, गंडक घाघरा के बारे में भी डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आते हैं
जैसे चंबल, बेतवा तथा सोन नदी, तो ये भी सब क्या है, ये भी सब गंगा की सहायक नदियाँ ही है। और ये सब कहाँ से निकलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों से। जैसे ऊपर में हमने पढ़ा ना कि गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब कहाँ से निकलते हैं, नेपाल के हिमालय से। लेकिन अर्ध शुष्क क्षेत्र से कौन कौन सी नदी निकलती है, चंबल, बेतवा तथा सोन नदी, और ये भी सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है। अगला पूछेगा कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो वो है फरक्का तक जो बहती है पश्चिम बंगाल के, वो है गंगा की पूर्वी दिशा। इतना तो नहीं पूछना चाहिए। अगला है कि बताइए, मेघना नदी, मेघना के नाम से गंगा कब जानी जाती है, तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी हाँ, जब समुद्र में चली जाती है, उससे पहले इसे क्या कहा जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी ही सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। यानी पूछेगा एग्जाम में, बताइए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है, तो गंगा नदी करती है। और सुंदर नदी किसके लिए फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थल कौन है, देवप्रयाग। ठीक है, ये मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा नदियों के बारे में, आप टेंशन नहीं लीजिए। भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ पे क्या कहलाती है, मगध का पहाड़ कब कहलाता है, कोशी का मैदान कब कहलाता है, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी जो एनसीईआरटी का, बस एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ। गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। अगला है, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो क्या पूछेगा कि बताइए, सिंधु तथा गंगा नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित कौन सा नदी है, तो अंबाला नगर। ठीक है, अंबाला नगर। कौन सा नगर है, अंबाला नगर। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा निकलती भी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। अगला पूछेगा कि बताइए, अंग्रेजी का यू जैसा आकार कहाँ पे बनाती है, तो नामचा बाड़वा शिखर के पास। ठीक है, कौन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। और बताइए, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी पूछा कि ब्रह्मपुत्रा नदी गॉर्ज के माध्यम से भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और दिहांग के नाम से भी अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। जिससे पूछे कि ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सांगपो, जमुना और दिहांग। और भी कुछ देख लेते हैं। इस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका सतह बढ़ जाता है। तो ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए, ब्रह्मपुत्रा नदी का सतह बढ़ने का कारण क्या है, तो सिल्ट निक्षेपण की मात्रा में बढ़ना। अभी हमने प्रायद्वीपीय नदियों का विशेषता पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं। नर्मदा द्रोणी यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है नर्मदा। ये धुआंधार पर्वत का निर्माण कहाँ करती है, जबलपुर में करती है। ठीक है ना, पूछेगा एग्जाम में कि बताइए, धुआंधार पर्वत का निर्माण नर्मदा नदी कहाँ करती है, तो जबलपुर में। अगला पूछेगा कि धुआंधार पर्वत कहाँ है, तो जबलपुर में। ठीक है, और इस नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में। अगला देखिए, तापी नदी। इसका उद्गम क्या है, मध्य प्रदेश के सतपुरा पहाड़ी से। ठीक है ना, बेतुला जिले में सतपुरा श्रृंखला से। बेतुला जिला भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है वो।
तो ये हुआ ना। ये कौन कौन से राज्यों से बहती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र से। अगला है गोदावरी नदी। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पूछेगा एग्जाम में, बताइए कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक जिला के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये बहकर बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ बहकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और हिमालय नदियाँ अरब के सागर में। थोड़ा बहुत ही इक्का दुक्का इधर उधर होगा, नहीं तो बाकी सब एक ही है। बंगाल की खाड़ी में, नहीं तो अरब सागर में। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो आपको ये नहीं कि आप सर बता नहीं रहे कि बंगाल की खाड़ी में, अरब के सागर में, वो तो आपको पता ही है उसमें। ऐसे नदी द्रोणी में तो इसके बारे में मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ये ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वालों का नदियों का ये ट्रिक है। उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब है कि गोदावरी नदी बहती कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और ये पूछे कि बताइए कि गोदावरी नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहाव करती है? तो महाराष्ट्र में। कितना? तो लगभग 50%। इसके सहायक नदियाँ कौन है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है ना। इतना तो आप याद नहीं रख सकते, बट ये याद रखिए कि गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। अगला है महानदी। इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ से। ठीक है ना। और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। इतना आप याद नहीं रखोगे। कौन कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला है कावेरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। और ये तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुडलूर। ये पूछा कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ से गिरती है? तो कुडलूर में। ये इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी कौन है? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। और इसके कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में फैलता है? तो तमिलनाडु, केरला तथा कर्नाटक में। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो सबसे बड़ा जलप्रपात है गोरसप्पा जलप्रपात, जो कर्नाटका में है। तो भारत के सबसे बड़ा, और यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो शिव समुद्रम। और किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। अब जो झीलें हैं, कौन सी झीलें कहाँ, इसमें जितना दिया हुआ है उतना हम कर लेते हैं, और बाकी जो झीलें इसमें नहीं हैं उसे मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि स्पीट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये लैगून कौन है? चिल्का झील, पुलिकट झील और कोल्लेरू झील। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए लैगून झील का उदाहरण कौन कौन है? तो चिल्का झील, पुलिकट झील और कोल्लेरू झील। अगला पूछेगा कि मौसमी झील का उदाहरण कौन है? तो राजस्थान का सांभर झील। अगला पूछेगा कि बताइए मीठे पानी का अधिकतर झील किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर का वूलर झील क्या है? ये भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो पहला तो पूछेगा कि वूलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दूसरा ये पूछेगा बताइए भूगर्भीय क्रियाओं से बना कौन सा झील है? तो वूलर झील है। अगला पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कौन है? तो वूलर झील है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में।
अब ये देखिए, मीठे पानी का और झील कौन है? डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकतक झील, बारापानी झील, ये सब क्या है? मीठे पानी झील का उदाहरण है। अब इन नदी परियोजना वगैरह जो ये सब मैं सेपरेट आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय नदी गंगा जो है इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1985 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसे बंद कर दिया गया था 31 मार्च 2000 को। तो ये आपका तीसरा चैप्टर हुआ ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। बाकी आप क्वेश्चन बनाइएगा। जो चीज़ें जैसे इसमें झील के बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है तो वो मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। नदी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं पढ़ा दूँगा। पहले एनसीईआरटी सीरीज हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी ख़त्म के बाद कोर चीज़ों पे आएंगे जो इसमें नहीं कवर है। पर्वत पठार के और डिटेल जो भी हैं तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। नदी जल परियोजना कौन है, जल विद्युत परियोजना कौन है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। अगले चैप्टर में हम भारत की जलवायु से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाला जो चैप्टर है ये प्राकृतिक वन जीव तथा वन प्राणी, ये भी हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। तो वो हम 2 पार्ट बच गए। ये जनसंख्या में कुछ है नहीं, आपको पता है, तो ये हम टाइम पास नहीं करेंगे। तो 2 चैप्टर जो आपका बचा वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत हो आप हमें बताइए कमेंट में। अच्छा लगा हो तो बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप नंबर मैंने दिया है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप जुड़ जाइए। आपको सारी क्लास की PDF नोट सब मिल जाएगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, 1 महीना में 90 से 100 नंबर के बीच का तैयारी करवा दूँगा, पक्का पक्का पक्का, ये मेरा वादा है। थोड़ा मैं रीजनिंग करवाऊँगा बट थोड़ा मैथ मैं कोशिश करूँगा करवाने का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब में हूँ ना, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं मैथ रीजनिंग भी करवाऊँ। लेकिन मैं 85 नंबर का जो GS पोर्शन है उसमें मैं वादा करता हूँ कि 70 क्वेश्चन सही करवाऊँगा, पक्का पक्का करवाऊँगा। बस आप ट्रस्ट कीजिए और 1 महीना अच्छे से पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको टाइम पे ख़त्म कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।